5 जून से 24 जून तक होने जा रहा है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जिसमें 10 क्वेश्चन साइंस से होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज। जिस सीरीज़ में टोटल 3 लेक्चर्स होगा। पहला कंप्लीट केमिस्ट्री, दूसरा कंप्लीट बायोफिजिक्स और तीसरा कंप्लीट बायोलॉजी। इन सब के बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का एक सीरीज बनेगा। अगर आप इन चारों लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग से। तो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब इन पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टी होता है। जो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इन पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब कि ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से खींचता है, मतलब एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तीसरा है ये पार्टिकल कंटिन्यू मूव करता है क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। हम आगे समझेंगे कि इन्हीं काइनेटिक एनर्जी के द्वारा कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो आते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे, जो कि पहला है सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होता है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है मगर शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि पानी को आप किसी भी बॉटल में रखेंगे, वो उसी बॉटल का शेप एक्वायर कर लेगा। मगर 1 लीटर पानी रखेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पर शेप चेंज होता है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो या काइनेटिक एनर्जी हो, तीनों मीडियोकर होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। लास्ट स्टेट है गैसियस स्टेट। इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। मतलब कि 1 लीटर गैस को आप अगर 1 लीटर के कंटेनर में रखेंगे तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा और शेप कंटेनर के जैसा होगा। अगर उसी गैस को आप 5 लीटर के कंटेनर में रखेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम बढ़ के 5 लीटर हो जाएगा और शेप अगले कंटेनर की तरह हो जाएगा। तो गैसियस स्टेट में ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कम होता है, मतलब इसके पार्टिकल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी कम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ही वो कारण है जिसकी वजह से पार्टिकल गैसियस स्टेट में है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में है। अब टेम्परेचर का क्या असर होता है स्टेट्स पे? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड बदलेगा लिक्विड में और लिक्विड बदलेगा गैस में। अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे यानी हीट निकालेंगे तो गैस बदलेगा सॉलिड में और गैस बदलेगा लिक्विड में और लिक्विड बदलेगा सॉलिड में। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड बदलता है लिक्विड में उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बदलता है गैस में उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है कि जब आप हीट देते हैं तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है और सॉलिड का जो पार्टिकल होता है दूर होकर लिक्विड बन जाता है, या लिक्विड है तो लिक्विड का पार्टिकल दूर होकर गैस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? एकदम सिंपल टर्म में समझेंगे। लिक्विड अगर बदल जाए गैस में, किसी भी कंपाउंड कोई भी सब्सटेंस का जो लिक्विड स्टेट है अगर वो अपने गैसियस स्टेट में बदल जाए तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कंडक्ट करता है मेनली रूप से हीट, पर और भी फैक्टर है जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है कि करके समझते हैं। सरफेस और एरिया ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मतलब अगर आप लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर एक ग्लास में पानी रख के आप इवेपोरेशन करा रहे हैं और एक प्लेट में पानी रख के इवेपोरेशन करा रहे हैं तो प्लेट में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगला है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, हम जानते भी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी हमारे हवा में कितना पानी मौजूद है, ये ह्यूमिडिटी होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट घटेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि गर्मियों के दिनों में जब शुष्क गर्मी होता है, जब बारिश नहीं होता है तो कपड़े काफ़ी जल्दी सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होता है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। वहीं पे जब बारिश होने लग जाता है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में पानी का मात्रा बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है और इवेपोरेशन का रेट घट जाता है।
एक और फैक्टर है विंड। विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विंड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट ये है कि ये लिक्विड और सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। वहीं प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ गैस पे अपना इफेक्ट डालता है, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होता है। तो प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज हमको पढ़ने हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। पहला लॉ है बोल्स लॉ, जो कि कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उस गैस का प्रेशर कम हो जाता है। अगला लॉ है चार्ल्स लॉ, जो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब कि किसी गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी गैस एक्सपैंड करता है। अगला लॉ जो है वो है एवोगाड्रो लॉ। इसका मतलब है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सही बात है। अगर 1 लीटर पानी में अगर आप आधा लीटर पानी और मिला देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ के 1.5 लीटर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। अगला लॉ है गे-लुसैक्स लॉ, जो कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सही बात है। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम चेंज ना कर रहे हो, वॉल्यूम 1 लीटर है पर आप उसका टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जा रहे हो, तो होता क्या है कि पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो दीवार पे ज़्यादा जोर से टकराएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इन सारे लॉज को मिला करके एक आइडियल गैस लॉ बनता है, जिसको कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, इस साल भी आने वाला आएगा, वो है R, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यूनिट भी आप उसको ध्यान से याद रखेंगे। अच्छा, इसका 2 वैल्यू और होता है, एक होता है 1/12, एक होता है 0.081। इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अगला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, जिसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट ना किया जा सके। इसका पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, इससे लाइट स्कैटर नहीं कर पाता है। यानी कि लाइट अगर आप किसी सॉल्यूशन से गुजारेंगे, ट्रू सॉल्यूशन से, तो लाइट का पाथ आपको दिखेगा नहीं। इसका पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है, मतलब आप सॉल्यूशन बना देते हो और आप उसको गोल गोल घुमा के सॉल्यूशन बनाते हो और फिर छोड़ देते हो उसको, तो उसका पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं करेगा बॉटम में। अगला चीज़ है, ये फ़िल्टर नहीं किया जा सकता है। फ़िल्टर पेपर से इसके सॉलिड पार्टिकल को फ़िल्टर आप नहीं कर सकते हो। ये तीनों इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, छोटा छोटा होता है ना। तो ये आप प्रॉपर्टी है और ये पार्टिकल छोटा होना इन सारे प्रॉपर्टीज़ का रीज़न हो गया। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है लेमनेड, लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल होता है सॉल्ट वाटर, लिक्विड गैस का एग्जाम्पल होता है सोडा वाटर, गैस का एग्जाम्पल होता है एटमॉस्फेरिक एयर, ये इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड का एग्जाम्पल होता है एलॉय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में। अच्छा, एक एलॉय के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, और भी एलॉयज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्रास क्या है, एलॉय है, जो कि बनता है कॉपर और जिंक से। हाँ, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी एक बार पूछा जा चुका है कि ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ व्हाट, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। अच्छा, एलॉय के बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे, एलॉय जो होता है होमोजीनस मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर और कोलाइडल और सस्पेंशन व्हाट, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे, इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा है। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके। तो सॉल्यूट का कितना मात्रा प्रेजेंट है, इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है कंसंट्रेशन से। तो किसी भी सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन को बताने का कुछ तरीका होता है। आइए पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला है मास बाई मास परसेंट। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सॉल्यूट का मास को डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको मास बाई मास परसेंट निकल जाएगा। अगला जो है वो है मास बाई वॉल्यूम। इसमें क्या करना होता है, मास बाई सॉल्यूट को डिवाइड करना होता है वॉल्यूम बाई सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, तो निकल जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अगला जो है वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अभी तक आप गेस कर ही चुके होंगे करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है 100 से।
ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन। ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हेट्रोजीनियस होता है, इससे लाइट स्कैटर करता है, यानी कि अगर किसी सस्पेंशन से आप लाइट को गुजारेंगे तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा। सेटल डाउन, इसका पार्टिकल जो होता है सेटल डाउन कर जाता है, मतलब कि अगर आप किसी जैसे कि पानी में अगर आप रेत घोलेंगे तो जब तक आप घोल रहे तब तक तो रेत घूमेगा पानी में, पर जैसे ही आप घोलना छोड़ देंगे रेत धीरे धीरे बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा। अच्छा, कैन बी फिल्टर, यानी कि फ़िल्टर पेपर से आप किसी सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये चारों रीजन का, इस चारों प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है, तो पार्टिकल का साइज़ में बड़ा होना। पार्टिकल बड़ा है इस वजह से लाइट स्कैटर कर रहा है, पार्टिकल सेटल कर रहा है, या फिर पार्टिकल को आप फिल्टर कर सकते हैं। अगला जो टाइप का सॉल्यूशन में ये मिक्सचर है वो है कोलाइडल। कोलाइडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यों है आइए देखते हैं। क्योंकि ये दिखता है होमोजीनस पर होता है हेट्रोजीनस। अच्छा, एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन क्या आता है कि कोलाइडल इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना। तो आप समझ लीजिए, याद रख लीजिए कि एक्चुअली में क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। एक्चुअली में क्या है, हेट्रोजीनस है, बस दिखता है होमोजीनस। अच्छा, इसका पार्टिकल सेटल नहीं करता है, आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इसमें लाइट स्कैटर करता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट आपको दिखेगा, है ना, लेकिन इसके पार्टिकल को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिल्क, ब्लड, फॉग और स्मोक। अच्छा, ये चारों एग्जाम्पल वो है जो कभी ना कभी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इन चारों को याद रखेंगे। मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, ब्लड इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, फॉग इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड स्मोक इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। अगला जो टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। ये बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, मतलब कि मान लीजिए कि एक बंद कमरा है, अंधेरा है, उसमें किसी खिड़की से थोड़ा सा रोशनी आ रहा है, तो वो रोशनी खिड़की से आके दीवार पे जाके टकराएगा। अब रोशनी जहाँ से चला, जहाँ पे जाके टकराया, वहाँ से वहाँ तक रोशनी का जो है, लाइट का जो है पाथ, रास्ता जो है वो दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि कमरे में हमारे छोटा छोटा पार्टिकल होता है, लाइट उससे टकरा के स्कैटर करता है और पार्टिकल चमकता है, जिसकी वजह से हमको लाइट का पाथ दिखता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे टिंडल, जो कि इस इफेक्ट को डिस्कवर किए थे, इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किए थे, इसीलिए इस इफेक्ट को उनके नाम पर ही रख दिया गया, टिंडल इफेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन में देखा जा सकता है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, जो कि अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली आर हेट्रोजीनस। ट्रू सॉल्यूशन में आप इसको कभी भी नहीं देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सेपरेशन। कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो कुछ प्रोसेस दिया गया है। इवेपोरेशन, जैसे कि नमक पानी, आप इवेपोरेट कर दीजिए, नमक नीचे रह जाएगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, हो गया सेपरेट। सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये लैब्स में काम आता है। किसी भी चीज़ को जोर से गोल घुमाएंगे, है ना, तो उस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो चीज़ ज़्यादा भारी होगा और जो चीज़ ज़्यादा हल्का होगा वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हल्के चीज़ पे फोर्स कम लगेगा, भारी पे ज़्यादा लगेगा। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से आप किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं अगर सॉलिड पार्टिकल साइज़ में बड़ा है तो। सब्लिमेशन, कोई सब्सटेंस ऐसा मिक्सचर में मिला हुआ है जो कि सीधा सब्लिमेट हो सकता है, तो हम उसको गर्म करेंगे, एक होगा लिक्विड में बदलेगा, दूसरा सीधा सब्लिमेट कर जाएगा, दोनों अलग अलग हो गया। क्रोमेटोग्राफी होता है, ऐसे ही डिस्टिलेशन होता है, फनल सेपरेशन होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंडिया अभी रसिया से क्रूड ऑयल उठाता है, ख़रीदता है, और यूरोप को अलग अलग तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है, तो इंडिया करता क्या है, वहाँ से क्रूड ऑयल उठा के उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम जेली वगैरह वगैरह, LPG, CNG, और फिर वो आगे सप्लाई करता है। तो ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में इस प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको याद रखेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसका एग्जांपल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। प्योर सब्सटेंस हम किसको मान सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। किसको मानेंगे, एलिमेंट को मानेंगे। कोई भी सब्सटेंस अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस घोषित करते हैं, कंसीडर करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी है। कंपाउंड जैसे कि H2N2O3, है ना, ऐसे कंपाउंड्स को भी हम प्योर सब्सटेंस से कंसीडर करते हैं। अब कुछ डिफरेंस देख ले कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड क्या है, जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बनता है, सेम रेशियो में बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेम रेशियो में बनता है। मिक्सचर क्या है, जो दो या दो से अधिक तरह के एटम से मिलकर बनता है। प्योर सब्सटेंस माना जाता है कंपाउंड को, मिक्सचर को इम्प्योर माना जाता है।
कंपाउंड को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह से आप मिक्सचर को अलग कर सकते हैं पर कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगला चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो दो लॉ है केमिकल कॉम्पोजिशन का। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगला लॉ है जो वो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड को बनाने के लिए एलिमेंट का जो रेशियो चाहिए वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। पानी आप टंकी का ले, समंदर का ले, नदी का ले या बॉटल का ले, उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो H2O ही होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है या 2 ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि कहते हैं, जो कि दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे आप, 1808, जो कि कहता है कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, जिसको आप ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज वेल। एटम जो क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस या न्यूट्रल। अब मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी 2 या 2 से अधिक एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि H2 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, O3 हो गया, NH3 अमोनिया हो गया। एटॉमिसिटी क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड में कितना एटम प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स का एटम मिला करके उसको हम कहते हैं उसका एटॉमिसिटी। जैसे H2 का एटॉमिसिटी है क्या, डाई एटॉमिक 2 हो गया। O3 का एटॉमिसिटी हो गया 3, यानी ट्राई एटॉमिक। इसी तरीके से आयंस किसको कहते हैं, तो कोई भी एटम जिस पे किसी भी तरीके का चार्ज हो। अच्छा, एटम पे चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब हम उसको कहेंगे कटायन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो निगेटिव चार्ज आएगा, हम उसको कहेंगे अनायन। कटायन का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, एल्युमिनियम 3+। वहीं अनायन का एग्जाम्पल क्या है, O2- F- Cl-। अगर आप अभी तक नोटिस कर चुके हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो सुनिए, देखिए। कटायन हमेशा मेटल बनाता है और अनायन हमेशा नॉन मेटल बनाता है। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये सब क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है, सब नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। मतलब मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इसलिए मेटल हमेशा कटायन बनाएगा, नॉन मेटल हमेशा अनायन बनाएगा। अगला है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला में कोई ये कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एलिमेंट्स के सिंबल को और एलिमेंट्स के रेशियो को यूज़ करके किसी कंपाउंड को सिंबलाइज करना ही केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे कि NaCl में क्या लिखा गया है, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, और दोनों का रेशियो 1:1, यानी कि एक एटम सोडियम का एक एटम क्लोरीन का मिल जाए तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। वहीं MgCl2 बनाने के लिए एक एटम मैग्नीशियम का और 2 एटम क्लोरीन का चाहिए, और इसके सिंबल्स को हम इसी तरीके से लिखते हैं Mg और Cl के बाद 2, यानी कि 2 क्लोरीन का एटम। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो किसी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम प्रेजेंट है सबके एटॉमिक मास का सम जो होता है, एडिशन होता है, उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि H2O 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 1:1 और 1 ऑक्सीजन का मास हो गया 16, सबको ऐड कर दिए तो हो गया 18। CO2 1 कार्बन का मास हो गया 12, 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 2 × 16, ऐड कर दिए 44। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, या इसी को कहते हैं मोलर मास भी। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकता है। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। और रिप्रेजेंट करते हैं Na से, कैपिटल N के पैर के पास स्मॉल a। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर यानी Na नंबर के बराबर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकता है। अब नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का जो आपको गिवन मास दिया गया है, सपोज दैट कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 10 ग्राम वाटर है, तो वो गिवन मास हो गया। गिवन मास बाई उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर या मोलर मास कर देंगे तो नंबर ऑफ़ मोल निकल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि
18 ग्राम वाटर है तो कितना मोल होगा? तो गिवन मास हो गया 18 ग्राम। अच्छा, वाटर का मोलर मास क्या निकाले हैं अभी आप? ऊपर 18, तो 18 हो गया गिवन मास, 18 हो गया मॉलिक्यूलर मास, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, तो 1 मोल हो गया। तो इस तरीके से आप मोल निकालते हैं। मोल के बारे में और क्या जानना है कि एक मोल सब्सटेंस में 22.4 लीटर ऑफ कोई भी सब्सटेंस होता है जिसका भी आप मोल निकालते हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं सारी चीज़ों को। तो मास अगर आपको पता है तो वहाँ मोल कैसे निकालना है? अब गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास से। अगर मोल निकल गया तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम या आयन निकल जाएगा। ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको सबसे पहले पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम उसको कहते हैं जो कि एटम के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जो कि 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसका डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन 1897 में यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होता है 1 यूनिट होता है निगेटिव में। मास कितना होता है? तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1836 गुना कम होता है, 1/1836 टाइम्स कम होता है। किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे गोल्डस्टीन 1886 में बाय केनाल रे एक्सपेरिमेंट। इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और मास भी इसका 1 यूनिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। अगला पार्टिकल है अपना न्यूट्रॉन। इसका डिस्कवरी किए जेम्स चैडविक 1932 में। ये काफ़ी बाद में ढूंढा गया। ये चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। मास इसका प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, यानी कि अब कंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास 1836 गुना कम प्रोटॉन के मास से, और प्रोटॉन का मास बराबर है किसके? न्यूट्रॉन के मास से। आगे बढ़ते हैं। अगला है थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने कहा कि एटम का जो मॉडल है वो इस तरीके से है कि आप समझ लें कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा है, बिल्कुल तरबूज की तरह, कि उसका लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और उसका बीच जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। पर ये थ्योरी फेल हो गया क्योंकि ये एटम ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो ये थ्योरी फेल हो गया और ना ही ये न्यूक्लियस को डिफाइन कर पाया। अगले आते हैं रदरफोर्ड मॉडल, जिसको अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये कहते हैं कि ऑल एटम जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। इसका जो सारा मास है वो एक बहुत छोटा जगह पे, जिसको न्यूक्लियस कहा गया, वहाँ पे एकत्रित है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो है इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइरल पाथ में घूमता है और यही इनका ड्रॉबैक भी बना आगे चल के। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ स्पाइरल होगा तो वो कुछ सेकंड में आके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम का स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सके? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके, ये इनका ड्रॉबैक था। आगे आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, जिसको हम ऑर्बिट या सेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, एनर्जी छोड़ता, रिलीज़ नहीं करता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज़ करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा या जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अच्छा एटम के अंदर हम इतना समझ गए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारा ऑर्बिट्स होगा अलग अलग रेडियस का, जिस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अरेंज किया जाता है। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना एक्वायर्ड हो सकता है, रह सकता है, तो 2n², जहाँ पे n ऑर्बिट का नंबर है ना। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो n की जगह आप 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2:1 1, यानी पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकेंड ऑर्बिट का बात करें तो n की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि अगली लाइन में लिखा है 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, जिसको वैलेंस सेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। सेल्स या ऑर्बिट्स में सबसेल होता है, जैसे घर में कमरा होता है वैसे ही सेल में सबसेल या ऑर्बिट सबसेल्स होता है, जिसको ऑर्बिटल भी कहते हैं। 4 तरीके का होता है सबसेल। पहला है S, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा सबसेल है P सबसेल, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा है D सबसेल, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चौथा है F सबसेल, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगला टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड
एक एटम बना सकता है, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड एक एटम बना सकता है, उसी को उसका वैलेंसी कहते हैं। निकालते कैसे हैं, तो अगर मेटल है तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी है। नॉन मेटल है तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उसको 8 में से माइनस कर दीजिए तो उसका वैलेंसी निकल जाएगा। जैसे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1 क्योंकि मेटल है। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2 क्योंकि मेटल है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 - 6 2 क्योंकि नॉन मेटल है। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये नॉन मेटल है, इसका भी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 7 = 1। तो मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी है। नॉन मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप 8 में से उसको घटा दीजिए, जो बच जाएगा वही आपका वैलेंसी कहलाएगा। अब आते हैं आइसोटोप किसको कहते हैं। तो ऐसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर मास नंबर सेम हो, इसको कहते हैं आइसोटोप। ये गलत प्रिंट किया गया है, रियली सॉरी, ये गलत प्रिंट किया गया है। आइसोटोप उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो। तो 1 मिनट, इसको सुधार लेना सही रहेगा। ये डिफरेंट नहीं, ये एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा और मास नंबर जो है, अच्छा नहीं ये सही लिखा गया है, आई एम रियली सॉरी, वो देखने में ज़रा मिस्टेक हो गया। तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो ऐसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो उसको कहते हैं हम आइसोटोप्स। जैसे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H1, H2 और H3। इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है पर मास नंबर एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। इस सब का अलग अलग नाम भी है। पहले वो कहते हैं H1 को कहते हैं हाइड्रोजन, H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और H3 को कहते हैं ट्रिटियम। इसी तरीके का कार्बन का 2 आइसोटोप पाया जाता है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है पर मास नंबर एक का 12 है, एक का 14 है। एक को कहते हैं कार्बन 12, एक को कहते हैं कार्बन 14। आइसोटोप का यूज़ कहाँ है, तो थायराइड के ट्रीटमेंट में आयोडीन के आइसोटोप 131 का यूज़ किया जाता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। जिसे आइसोटोप है वैसे ही आइसोबार भी होता है पर ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। यानी ऐसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मगर मास नंबर सेम है। जैसे कि कैल्शियम 40, आर्गन 40, दोनों का मास कितना है 40 पर एटॉमिक नंबर एक का 20 है, एक का 18 है। उसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन 14 का मास 14, नाइट्रोजन 14 का मास 14, पर दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होता है ना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशंस है, आइसोटोप है या आइसोबार है, या आइसोबार देकर पूछेगा कि करेक्ट पेयर कौन सा है जो आइसोबार को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9th का सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री का ख़त्म होता है। शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा एक बात और, ये जो PDF बनाया गया है ये बुक से नहीं बनाया गया है, बल्कि NTPC में आने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देख करके कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, किस स्टेटमेंट से आया है, किस एग्जाम्पल से आया है, उन सबको कंपाइल करके ये PDF बनाया गया है। तो अगर आप इस PDF को अच्छे से देख के याद रखते हैं तो आपको सारा PYQ रिवीजन आपका हो जाएगा इसमें ही। पर खैर अलग से भी हम लोग एक PYQ का वीडियो लेक्चर करेंगे जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर, जिसमें पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल आपको याद रखना है, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दे, वो होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर होता है, जैसे कि सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या फिर गैस का और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इन सारों में से कोई भी 2 या 3 चीज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एक रिएक्शन अगर हम कहें कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है पानी, वाटर। अब इस बात को स्टेटमेंट में ना लिख करके अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम सिंबल यूज़ करेंगे उन कंपाउंड्स का जो रिएक्ट कर रहा है। कौन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2NO2। और एरो जो होता है ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन हो रहा है। और वाटर का फॉर्मूला लिख देंगे H2O।
अच्छा, ये आगे 2 क्या है, इसको कहते हैं स्टीरियोसिमेट्री। क्या कहते हैं? स्टीरियोसिमेट्री। ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें, क्योंकि अगर हम सीधा H2 और O2 लिखे और इधर बना दें H2O तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, इधर हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन एक, यानी एक ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आप मास ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। तो उस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए हम इधर भी 2 लगा दिए, इधर भी 2 लगा दिए, ताकि सबका नंबर ऑफ़ मोल्स जो है या नंबर ऑफ़ एटम्स है वो इधर भी रिएक्टेंट के रूप में ही बराबर रहे, प्रोडक्ट के साइड भी बराबर रहे। नीचे का लाइन वही लिखा गया है कि एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। इक्वेशन बैलेंस इसीलिए किया जाता है टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बैलेंस करते कैसे? अच्छा, क्या करना होता है इसमें? तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2H2, इधर कितना हाइड्रोजन 4, इधर भी कितना हाइड्रोजन 4, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 एंड 4H2। तो रिएक्टेंट हो गया एरो के इधर वाला, प्रोडक्ट हो गया एरो के उस तरफ वाला। तो आइए देखते हैं मास कैसे दोनों तरफ का सेम है। 3Fe इधर, इधर भी 3Fe, इधर हाइड्रोजन कितना 4 और 2 8, इधर भी हाइड्रोजन कितना 4 और 2 8, इधर ऑक्सीजन कितना 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना 4। तो जितना मास रिएक्टेंट की तरफ है जिसमें का भी, उतना ही मास प्रोडक्ट की तरफ भी है। यही है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करते क्यों है? टू ओबे द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सवाल आ चुका है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके का होता है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल के एक नया सब्सटेंस बना दे तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। अगला टाइप है रिएक्शन का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड टूटता है और 2 या 2 से ज़्यादा छोटा छोटा कंपाउंड्स बनाता है। ये 3 तरह का हो सकता है। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोजिशन बाय हीट। जैसे कि CaCO3 में अगर आप हीट मिला देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आप देख सकते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। CaO को क्विक लाइम कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। और भी कंपोजिशन कैसे हो सकता है? फोटो डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोजिशन हम करा रहे हैं बाय यूजिंग लाइट। जैसे कि AgCl, अगर आप इसमें सनलाइट ऐड कर दे तो जो AgCl एक बड़ा मॉलिक्यूल है टूट जाता है Ag और Cl2 में। तो डीकम्पोजिशन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? लाइट के द्वारा हो रहा है। तो नाम क्या हो गया? फोटो डीकम्पोजिशन। एक और डीकम्पोजिशन का टाइप है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें किसका यूज़ करेंगे? ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिसिटी का। यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक बड़े कंपाउंड को तोड़ेंगे 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे कंपाउंड्स में। जैसे कि वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा दे, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे तो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो डीकम्पोजिशन का ये 3 टाइप है, तीनों का एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आ चुका है। अच्छा, एग्जाम्पल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो जो ये थर्मल डीकम्पोजिशन और लाइट वाला डीकम्पोजिशन, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। अगला टाइप है रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जैसे CuSO4, एक मेटल होता है जो कि पहले वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्या करता है? रिएक्ट करके पहले वाले मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले लेता है। जैसे कि CuSO4 में Zn रिएक्ट करके Cu को रिप्लेस करके ZnSO4 बना देता है और Cu को सेपरेट कर देता है अलग। वैसे ही Fe रिएक्ट करेगा CuSO4 के साथ और बनाएगा FeSO4 और Cu को अलग कर देगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? 2 कंपाउंड का कटायन या अनायन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। जैसे कि इसमें Na2SO4 और BaCl2, इसमें मेटल क्या है? Na है, इसमें मेटल क्या है? Ba है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। देखिए कैसे प्रोडक्ट बन गया BaSO4। पहले SO4 के साथ था सोडियम, अब SO4 के साथ है Ba। पहले क्लोरीन के साथ था Ba, अब क्लोरीन के साथ है Na। तो Na अपना जगह Ba के साथ एक्सचेंज कर लिया, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली प्रेसिपिटेट बनता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन सा इंपॉर्टेंट है याद रखने का? AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ, बनाता है NaNO3। आप ध्यान से देखें तो NO3 जो है वो टूट के चला गया किसके पास? Na के पास। Cl किसके पास आ गया? Ag के पास, और बन गया AgCl। यही प्रेसिपिटेट होता है जिसका कलर होता है वाइट प्रेसिपिटेट। इसका कलर भी याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है।
आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो। अच्छा, निकलता हुआ हीट हमेशा प्रोडक्ट के साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। बेसिकली ये एग्जांपल काफ़ी कॉमन है, आप अपने घरों में देख सकते हैं। एलपीजी को आप जलाते हैं तो कंबसन होता है, हीट निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वाटर भी थोड़ा मात्रा में निकलता है, ये वही रिएक्शन है। तो एवरी कंबसन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट निकल रहा है। अच्छा, निकलता हुआ हीट कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं। इसका ठीक अपोजिट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हीट लगता है। अच्छा, लगने वाला हीट कहाँ लिखते हैं? या तो एरोप लिखते हैं या फिर रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। जैसे कि N2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा, तो इसको रिएक्ट करने के लिए हीट चाहिए, तो हमको हीट देना पड़ेगा, इसलिए हम हीट कहाँ लिखे हैं? एरोप लिखे हैं। तो क्या बन जाएगा? 2NO। अगला रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। अगला रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का नाम से ही काफ़ी क्लियर हो जाता है कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम प्रोसेस में हो जाए तो उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल समझेंगे, CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, बना रहा है कॉपर और H2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। वहीं पे H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, पर अब H2 के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब सेम एग्जाम्पल में हो रहा हो, सेम रिएक्शन में हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन कब होता है? जब ऑक्सीजन रिमूव होता है। एक और तरीका है देखने का, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हुए है, यानी कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर जब कॉपर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा तो कॉपर के पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, यानी कॉपर क्या किया? गेन किया इलेक्ट्रॉन का। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। H2 क्या है? H2 के पास पहले इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही ऑक्सीजन आया तो H2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी H2 का इलेक्ट्रॉन ये करना पड़ा, लूज़ करना पड़े, तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब ध्यान से याद रखेंगे, जो अब बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन दो तरीके से पहचान में आता है। पहला, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा, रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे? अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो उसको रिडक्शन कहेंगे। और ये दोनों प्रोसेस अगर किसी एक रिएक्शन में हो रहा हो तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो प्रोसेस है जिनों के बीच का डिफरेंस हमको पढ़ना है। पहला प्रोसेस है कोरूजन, दूसरा प्रोसेस है रेंसिडिटी। तो कोरूजन क्या है? तो मेटल का स्लो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? रस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन। जैसे कि हम देखते हैं कि साइकिल अगर हम बरसात के दिनों में अपना खुला छोड़ देते हैं बाहर बारिश में भीगने के लिए, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन। ये मेटल करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। रेंसिडिटी क्या है? तो खाना का ख़राब हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। खाने में हमारे फैट होता है, तेल होता है, घी होता है, तो जब हम उससे खुला छोड़ देते हैं काफ़ी समय तक टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, तो उसके अंदर जो फैट होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और खाना हमारा ख़राब हो जाता है। इसको कहते हैं रेंसिडिटी। और मेटल का ख़राब हो जाना कहा जाता है रस्ट। बचाते कैसे हैं? प्रिवेंशन कैसे करना है? तो कोरूजन का प्रिवेंशन आप कर सकते हैं पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन से, यानी कि मेटल को पेंट कर दीजिए। जैसे आप देखते हैं अपने खिड़कियों को हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि बरसात के दिन में पानी जो है या हवा जो है मेटल तक ना पहुँचे, पेंट उसको बचा ले। गैल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं? जैसे गोल्ड प्लेटिंग, आप सुने होंगे कि ये गहना गोल्ड प्लेटेड है। तो गोल्ड प्लेटिंग बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि जो ओरिजिनल हमारा मेटल है वो हवा के कांटेक्ट में ना आए और कोरूजन ना हो सके। रेंसिडिटी को बचाने का कुछ तरीका है। सबसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट। चिप्स के पैकेटों में जो हवा भरा रहता है, एक्चुअली वो हवा नहीं होता है, वो होता है नाइट्रोजन गैस, जो कि चिप्स को ख़राब होने से बचाता है। ऐसे ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, पर आपको नाइट्रोजन गैस याद रखना है। एयर टाइट कंटेनर, अगर आप एक ऐसा कंटेनर रखते हैं जो एयर टाइट है तो वो भी रेंसिडिटी को बचाएगा। और लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला प्रिवेंशन है। हम खाना को फ्रिज में क्यों रखते हैं? जो भी स्टोर्स है, दूध का जो स्टोर है, वो सब दूध को फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि रेंसिडिटी से बचाया जा सके। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अगर आप वो टेम्परेचर नहीं देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगा और प्रिवेंशन हमारा हो जाएगा। तो ये प्रिवेंशन जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
प्रोसेस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अगला चैप्टर जो है वो हमारा एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। तो वैसा कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज़ करे उसको एसिड कहते हैं। वैसा आयन जो OH- या लोन पेयर रिलीज़ करे उसको कहते हैं बेस। वैसा कंपाउंड जो OH और लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसको कहते हैं एसिड। या वैसा कंपाउंड जो H+ एक्सेप्ट करे उसको कहते हैं बेस। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडिकेटर्स यानी कुछ चीज़ ऐसा होता है जो किसी भी सब्सटेंस को बता सकता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो वैसा वो कौन कौन सा है? तो इंडिकेटर्स दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का पहला एग्जांपल है लिटमस, जो कि एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, जो कि एसिड के प्रेजेंस में येलो हो जाता है, बेस के प्रेजेंस में रेड हो जाता है। तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, जो कि एसिड के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ग्रीन हो जाता है। ये सारा ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप इन सब एग्जांपल्स को याद रखेंगे। वहीं सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है फिनोल्फथालीन, जो कि एसिड में कोई भी कलर नहीं देता है पर बेस में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज है एक और सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि एसिड में रेड हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। एसिड और बेस का रिएक्शन, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, कैसा भी एसिड हो कैसा भी बेस हो, एसिड दो तरीके का होता है, इनऑर्गेनिक जैसे कि HCl, H2SO4, इनऑर्गेनिक जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो दो ही चीज़ बनता है, सॉल्ट और H2। जैसे कि HCl और NaOH रिएक्ट करके बनाता है NaCl और H2। आगे बढ़ते हैं। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करा दे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और H2 गैस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें पॉप साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है? पॉप साउंड, क्योंकि H2 गैस है, फ्लेमेबल है, आप उसमें आग लगाएंगे तो वो पॉप करके आग लग जाएगा उसमें। तो ये साउंड इसका रिएक्शन का पहचान है। एग्जाम्पल, जिंक का रिएक्शन करा दीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बन जाएगा? ZnSO4 और H2 गैस। ये H2 गैस मेटल और ये एसिड का रिएक्शन का पहचान होता है। ये क्वेश्चन में आ चुका है। अगला रिएक्शन है एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इसमें क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। CO2 कहाँ से बनता है? CO2 जो कार्बोनेट का CO3 है ना, इसमें से CO2 निकलता है। ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 इस रिएक्शन का पहचान है। कैसे? तो CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो अगर आप किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ कराएं, उसमें से CO2 निकला और वो अगर लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, इसका मतलब जो कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट कराए थे वो क्या था? एसिड था। तो जैसे एग्जांपल Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे HCl के साथ, तो क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट, H2O वाटर और CO2 गैस। इस CO2 को आप याद रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे, CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये क्वेश्चन में पहले आ चुका है। अगला रिएक्शन है बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। तो बेस किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एग्जांपल, NaOH बेस है, CO2 ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो Na2CO3 सॉल्ट और H2O वाटर। CO2 एसिडिक इन द नेचर होता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, अच्छा इस बात को भी याद रखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है pH स्केल। तो pH स्केल क्या होता है? pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि किसी भी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने को बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। अच्छा, एसिड भी है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है और बेस है तो कितना ज़्यादा बेसिक है। तो इस स्केल में बेसिकली 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है, जिसमें कि 7 नंबर न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। 7 से कम जो होता है उसका कलर होता है रेड की तरफ और वो एसिड होने को रिप्रेजेंट करता है। जितने ज़्यादा
ये 7 से 0 की तरफ आप जाएंगे, एसिडिटी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी जितना ज़्यादा कलर रेड होता जाएगा एसिडिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो कलर होता जाता है ब्लू, वायलेट, पर्पल, और ये कलर जितना ज़्यादा डार्क होता जाता है उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है कम से कम 3 से 4 बार कि कोई सब्सटेंस है जो कि पीएच स्केल पे उसका वैल्यू 7 से कम है, 0 की तरफ है, तो क्या है? एसिड है। कोई सब्सटेंस है जिसका वैल्यू 7 से ज़्यादा है, क्या है? बेसिक है। कोई सब्सटेंस जिसका वैल्यू 7 है, क्या है? न्यूट्रल है। तो इस तरह का एकदम आसान क्वेश्चन पीएच स्केल से आता ही आता है, इस साल भी आएगा। तो आप इस बात को एकदम याद रखेंगे स्पष्ट रूप से कि 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक, 7 मतलब न्यूट्रल। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हमारे स्टमक में एसिड होता है, उसका पीएच कितना होता है? 1.5। उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एंटा एसिड। जो हम लोग दवा पीते हैं ना, डाइजीन वगैरह वगैरह, ये सब एंटा एसिड होता है जो हमारे पेट में जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है, तो एसिडिटी घट जाता है। विनेगर का पीएच होता है 3। प्योर वाटर का पीएच होता है 7, यानी कि प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल है। और ये स्टमक एसिड, विनेगर, ये सब एसिडिक है। सोप का पीएच 9 to 11 यानी बेसिक। ब्लीच का पीएच 13 यानी कि ये भी बेसिक। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6 अप्रॉक्सीमेटली, ये भी क्या हो गया? एसिडिक। ब्लड का पीएच होता है 7.4 यानी स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक, कंफ्यूज नहीं होना है, अल्कलाइन मतलब बेसिक, क्षारीय 7.4। अच्छा, इसीलिए हमको कहा जाता है कि इंसान को चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए, चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय जो होता है एसिडिक होता है, कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? एसिडिक है। और हमारे ब्लड का पीएच है बेसिक। तो अगर आप एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा खाएंगे तो हमारे ब्लड के पीएच को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, रिएक्शंस है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो चाय पीने से हमको एसिडिटी और हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है, जबकि होना चाहिए अल्कलाइन। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा लोग, सेलिब्रिटी, अल्कलाइन वाटर पीता है। क्यों पीता है? ताकि उसका ब्लड का पीएच मेंटेन रहे, सही मेंटेन रहे। अच्छा, पीएच का इंपॉर्टेंस कहाँ है? एक्वाटिक लाइफ में है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वाटर का, तो एक्वाटिक लाइफ जो है, फिश है, टर्टल है, ये सब का लाइफ अफेक्ट होता है उससे। दूसरा, अगर पीएच सॉइल का बढ़ जाए तो वो सॉइल क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल खाद को यूज करने से बढ़ता है। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट बनता कैसे है? तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है सॉल्ट। पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो कि बहुत सारा अदर कंपाउंड को बनाने में रिएक्टेंट की तरह काम करता है। अगला हमारा सॉल्ट है बेकिंग सोडा। फार्मूला आप इसका याद रखेंगे, NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। ये क्या रिएक्शन करता है? तो NaHCO3 को अगर आप डिकम्पोज करें तो बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2। ये जो 10H2 है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो बेकिंग सोडा को हीट करके, जो भी आप रिएक्शन ऊपर देखे हैं, इसी रिएक्शन को यूज़ करके आप वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। अगला और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ये बनता कैसे है? तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और बनता है वाटर। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किया करता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन से, ब्लीचिंग पाउडर का नाम से, ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम से। तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक तरीके का सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फार्मूला CaSO4 ½ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? तो हम जिप्सम लेते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला सेम होता है CaSO4, बस वाटर का मात्रा इसमें 2 है, 2H2। जब आप इसको हीट करते हैं तो बनता क्या है? CaSO4 ½ H2, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो बचा हुआ वाटर है वो निकल जाता है। ये प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। यूज्ड इन मेकिंग कास्ट एंड मॉडल। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कास्ट बनाने के काम आता है, मॉडल्स बनाने के काम आता है। अगर आप POP का रिएक्शन वाटर के साथ करा दे तो वापस से जिप्सम बन जाता है, जो कि अभी आप ऊपर पढ़ें कि ये दोनों प्रोसेस रिवर्जेबल है। जिप्सम से आप हीट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाइड्रेट कर देंगे, वापस जिप्सम बन जाएगा, क्योंकि जिप्सम में 2 वाटर का मॉलिक्यूल है और POP में आधा वाटर का मॉलिक्यूल है।
अगला चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले डिफरेंस समझते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल होता है कंडक्टर, नॉन मेटल होता है इंसुलेटर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अच्छा, नॉन मेटल में जितना भी एक्सेप्शन दिया गया है एग्जाम्पल में, वो सब क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे। इंसुलेटर होता है नॉन मेटल, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर होता है नॉन मेटल होने के बावजूद। मेटल जो होता है लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है, पर इसका भी एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद इसमें लस्टर पाया जाता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और ये क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी में नहीं बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम में, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सब में ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा चुका है कि द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो होगा मरकरी। नॉन मेटल, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ये जनरली गैस होता है या सॉलिड होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, रेलवे में और भी एग्जाम में, बीपीएससी में, इवन बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक लौता नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आप इसको एकदम याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो ये जो आपको अभी पढ़ाया गया यहाँ से यहाँ तक सारा एक्सेप्शन, इन सारे एक्सेप्शन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा निश्चित तौर से। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ विथ ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक। यहाँ में स्प्रिंट हो गया है मे बी। तो एग्जांपल है Na2OMgO। नॉन मेटल बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए, CO2 और SO2। रिएक्टिविटी विथ वाटर, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस बनाता है, जैसे NaOH MgOH2। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है वाटर के साथ। रिएक्टिविटी विथ एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2 बनाता है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है। मेटल के साथ रिएक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसा ऊपर देखे हम लोग। नॉन मेटल करता है रिएक्शन, और वो मेटल और नॉन मेटल का एक कंपाउंड बनाता है, जैसे कि NaCl, पर वो प्योर रिएक्शन नहीं है, वो सॉल्ट और एसिड में हो सकता है उस तरीके का। रिएक्टिविटी सीरीज आता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताता है कि कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर Pb लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg यानी मर्क्यूरी, फिर Ag यानी सिल्वर, फिर Au यानी गोल्ड, और गोल्ड के बाद आता है प्लैटिनम। अच्छा, H को बीच में क्यों रखा गया है, क्योंकि रिएक्टिविटी H के कंपैरिजन में ही नापा जाता है। रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड H2, तो मेटल जो है वो आयनिक क्लोराइड बनाता है, जैसे कि NaCl और MgCl। नॉन मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आयनिक कंपाउंड उसको कहते हैं, तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड बनाता है तो उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इस बात को, अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोल्टेन और एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे कि NaCl और AlCl3। तो अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, तो वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं रहेगा, पर अगर आप उसको पानी में घोल देंगे या उसको पिघला देंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। मोल्टेन और एक्वस स्टेट में वो कंडक्टर होता है। मेटल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है ये, एज मिनरल, इन फॉर्म ऑफ मिनरल, जैसे कि ऑक्साइड्स हो गया, सल्फाइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, इसके फॉर्म में मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो ये बात डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस उसी बात पर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर रिएक्टिविटी हाई है, यानी कोई मेटल जो हाई रिएक्टिविटी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। वैसा मेटल जिसका रिएक्टिविटी मीडियम है, जैसे कि आयरन और जिंक, तो क्या करना होता है, पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर रोस्टिंग विथ रिडक्शन करते हैं। अगला है लो रिएक्टिविटी। कुछ मेटल जो इसका रिएक्टिविटी काफ़ी लो है, जैसे कॉपर और Hg, इसको क्या करते हैं, पहले रोस्टिंग करते हैं, फिर इसका रिडक्शन करा देते हैं, तो एक्सट्रैक्ट हो जाता है।
कोरिजन अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन करके रस्ट का बनाना, इसको कहते हैं कोरिजन। बचाने का तरीका पेंटिंग, एलॉइंग और गैल्वेनाइजेशन। रेंसिडिटी, अच्छा यहाँ पे रह गया ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? खाने का ख़राब हो जाना। मिक्सचर ऑफ मेटल, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो मिसटाइप हुआ है, यहाँ पे अलॉय होना चाहिए, रियली सॉरी, यहाँ पे इस टॉपिक का नाम होना चाहिए अलॉय, ये मिस्टेक है एक, तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाए अलॉय। अलॉय, तो अलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल है, ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, एलॉय बनता क्यों है? तो स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू कोरिजन को बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी मेटल, अच्छा आयरन क्या है? कमज़ोर है ना, तो अगर उसका एलॉय बना देंगे तो मजबूत हो जाएगा। आयरन में रस्ट लग जाता है, पर अगर उसका एलॉय बना देंगे तो रस्ट नहीं लगेगा। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और कोरिजन को रोकने के लिए एलॉय बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है एलॉय का। पहला एग्जाम्पल तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ब्रास, जो कि मिक्सचर है किस किस का? होता है वो है कैटिनेशन, वो है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन क्या है? लॉन्ग कार्बन का चेन बनाने का प्रॉपर्टी या क्षमता, एबिलिटी को कहते हैं कैटिनेशन, या 4 स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कैपेबिलिटी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। इन दोनों का नाम पे आप याद रखेंगे। अगला है क्लासिफिकेशन। कार्बन के कंपाउंड को 2 तरीके में आप बांट सकते हैं, पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल अल्केन, कॉमन फार्मूला CnH2n+2 रहेगा तो अल्केन होगा। अनसेचुरेटेड का 2 एग्जाम्पल है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n, अल्काइन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n-2। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो फार्मूला, जनरल फार्मूला जो है कुछ इस तरीके से बदल रहा है कि अल्केन में है +2, अल्कीन में +2 नहीं है, अल्काइन में -2 हो जा रहा है। बाकी CnH2n आपको याद रखना है, CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन और CnH2n-2 अल्काइन हो जाएगा। अल्कीन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तभी हम उसको अल्कीन मानेंगे, और अल्काइन का मानने के लिए ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप एटम्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ के उसका केमिकल प्रॉपर्टी को और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। कुछ एग्जांपल, कीटोन फार्मूला CO, एल्कोहल फार्मूला OH, एल्डिहाइड फार्मूला CHO, हाइड्रोजन फार्मूला X में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों। कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला COOH। अगर ये सारा ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाएगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी अपने जैसा बना देता है। IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी हर हाइड्रोकार्बन का एक IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड उसको उसी नाम से बुलाया जाए। अच्छा, एक और बात, सेम फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला हो तो हम उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। ऐसा कंपाउंड्स जिसका जनरल फार्मूला सेम आ जाए या फिर उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहेंगे? वैसे ग्रुप्स को कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। IUPAC नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं? तो अगर कार्बन का नंबर, कार्बन का पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर गिना जाता है। अगर कार्बन 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। उसके बाद बॉन्ड देखा जाता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, यानी कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। फंक्शनल ग्रुप OH अगर हो तो उसके लिए सफिक्स लगाते हैं OL, जैसे कि ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है CHO तो लगाएंगे AL, जैसे कि पेंटेनल, ब्यूटेनल। अगर CO है, ओन है तो लगाएंगे ONE, ओन, यानी कि पेंटेनोन, ब्यूटेनोन। इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है कार्बन का। तो कंबसन, पहला प्रॉपर्टी क्या है? कंबसन।
कार्बन कंबसन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चाहे कार्बन कंपाउंड कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसका कंबसन कराएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट से। अब इसमें याद रखने वाला क्या बात है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड होगा तो ब्लू फ्लेम आएगा, अगर अनसेचुरेटेड फ्लेम होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो सूदी फ्लेम आएगा। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या बनता है, एसिड बनता है। जैसे कि इथेनॉल कार्बन का कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये एग्जांपल याद रखिएगा, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा जा चुका है, खास करके ये रीजेंट से, रीएजेंट इसका याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट। एडिशन रिएक्शन कराना है, एडिशन रिएक्शन सिर्फ अल्कीन या अल्काइन में ही हो सकता है, अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन कराने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है और वो सिर्फ अल्कीन या अल्काइन में है। और इसके लिए रिएजेंट क्या यूज़ किया जाता है, तो H2 या फिर कोई भी एक H2 के साथ कोई भी एक मेटल, प्लेटिनम, प्लेटिनम या फिर निकल, तो इसका रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, अल्केन, यानी कि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। जैसे कि C2H4 का रिएक्शन अगर हम H2 और निकल के साथ करा दें तो बन जाएगा C2H6। इसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस होगा, यानी कि अगर आप किसी कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन किसी क्लोरीन, किसी फ्लोरीन, किसी आयोडीन के साथ करा दे तो जो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है वो किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगा CH3Cl और HCl। अच्छा, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिएजेंट है ना, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अब कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में। पहला है इथेनॉल, फार्मूला C2H5OH। अच्छा, अभी नोमेनक्लेचर पढ़े हैं ना, तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं। इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल का मतलब OH एल्कोहल, तो फार्मूला भी देखिए C2H5OH है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये वाटर में जो होता है सॉल्युबल होता है, एल्कोहलिक ड्रिंक और सैनिटाइजर या फ्यूल बनाने के काम में आता है। आजकल बिहार में इसका फैक्ट्री बड़ा लग रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इथेनॉल का फैक्ट्री बिहार में बहुत लग रहा है, अभी पूर्णिया में एक फैक्ट्री लगा है इथेनॉल का, और गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी बहुत दे रहा है, क्योंकि इथेनॉल फ्यूल बनाने में बड़ा इफिशियंट होता है, बहुत काम आता है उसका। रिएक्शन क्या क्या हो सकता है इसका, तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है C2H5ONa और H2, या फिर इथेनॉल किसी एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना देगा अल्कीन। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक ग्रुप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देगा अल्कीन और वाटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कंपाउंड जो है वो हमारा इथेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली का एक मेंबर है इथेनोइक एसिड। फार्मूला CH3COOH। अच्छा, IUPAC नोमेनक्लेचर का यहाँ भी अप्लीकेशन देखते हैं। इथ का मतलब 2 कार्बन, देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। अगर अच्छा, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम, एसिटिक एसिड। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन में पहले पूछा जा चुका है। तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनीगर में पाया जाता है। अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा दें तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ इथेनोइक एसिड का। अगर इसका रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करा दें तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। अगर इसका रिएक्शन हम किसी अल्कोहल के साथ करा दें एसिड के प्रेजेंस में तो बन जाएगा इथेनोएट, है ना, यानी CH3COO, यानी इधर वाला अल्काइल ग्रुप और इधर वाला अल्काइल ग्रुप दोनों COO के साथ जुड़ जाता है, CH3COO और C2H5H2। अब एक और प्रोसेस होता है स्पोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो आप ये बनाए हैं ना एसीटेट, इसका रिएक्शन आपको कराना होता है किसी बेस के साथ, और वहाँ पे क्या बन जाता है फिर से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, यानी कि ये बॉन्ड बीच से टूट जाता है। एक तरफ का बन जाता है सोडियम सॉल्ट, दूसरी तरफ का बन जाता है अल्कोहल। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, कुछ कॉमनली यूज्ड जहाँ कार्बन कंपाउंड यूज़ होता है। पहला है सोप। ये इस सोप में 2 पार्ट होता है, टेल और हेड। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी फोबिक मतलब जो डर रहा हो, जो हाइड्रोजन से वाटर से डर रहा हो। फिलिक मतलब जो लवर होता है, यानी हाइड्रोफिलिक, यानी हेड जो होता है वो वाटर से चिपक जाता है। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, नहीं वाटर से नहीं, ये ऑयल से चिपकता है। और इस तरीके से सोप का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑयल के साथ चिपक करके ऑयल को कपड़े से अलग कर देता है।
अच्छा, एक और बात याद रखना है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, फॉर्म मिसेल्स दैट ट्रैप डर्ट्स। तो ये सोप इसी तरीके से काम करता है कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, टेल जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। तो हेड जो होता है वो ऑयल में चिपक जाता है, मिसेल कहते हैं, जब उसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और वही चीज़ को जब हम पानी से धोते हैं तो वो डर्ट को अपने साथ लेके धुल जाता है। और ये क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है कि सोप फॉर्म मिसेल। डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिटर्जेंट क्या करता है, ये क्वेश्चन में आ चुका है ये स्टेटमेंट, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है ना, ये हार्ड वाटर में काम करता है। फॉर्म मिसेल, ये भी मिसेल फॉर्म करता है। इसका बुराई ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि अगर आप आज 1 किलो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो 1 किलो डिटर्जेंट हमारे पृथ्वी पर रहेगा, वो ख़राब नहीं हो पाएगा, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो डिटर्जेंट का यूज़ जितना कम कर सके उतना कम करना है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, ये वाटर को पॉल्यूट करता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो आप इसको याद रखेंगे। डिटर्जेंट इज़ वाटर पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिटर्जेंट होता है वो वाटर पॉल्यूशन करता है क्योंकि ये बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे 9th और 10th का पूरा चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप जितना भी बात सुने हैं या इस PDF में देखे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी साल में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, खास करके NTPC में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो या किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप कमेंट करें और इंतज़ार करें। कल हमारे तरफ से फिजिक्स का कंप्लीट वीडियो आएगा, उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।